और अब देखो जी, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में। हमें पढ़ना है सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन। आज से हम लोग स्पेसिफिक रिव्यू इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको वही आपको तो पता ही है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ, नोट्स वगैरह सब कुछ देती हूँ। तो अब देखो जिसमें क्या करना है। पहले हम समझेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ इफेक्ट बनाया क्यों, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों बनाया गया, वाई। देखो अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एक केस आया, ए और बी के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन बी पर्सन बड़ा चालाक निकला। बी पर्सन ने बोला कि सर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा परफॉर्म। वही पॉइंट आ गया कि मैं क्या नहीं कर रहा, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। तो कह रहा है, ए चला गया कोर्ट में भाग भाग कर कि सर बी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा जो भी नुकसान हुआ है वापस। लेकिन अब ए पर्सन के पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं। क्या है, दो ऑप्शंस। एक पहला पॉइंट क्या है कि वो क्या लेगा, कंपनसेशन लेगा। मान लो कि ए पर्सन का नुकसान हो गया 10,000 रुपए का, तो वो फिर क्या लेगा, वो 10,000 रुपए का कंपनसेशन लेगा। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि भाई अगर अब कंपनसेशन, क्योंकि कई बार आपको पता है कि ऐसा नुकसान हो जाता है कि जिसकी भरपाई नहीं करी जा सकती, तो या फिर वो क्या कहेगा कि सर मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे को क्या चाहिए, भाई मेरे को तो परफॉर्मेंस करा के दो कॉन्ट्रैक्ट की। क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ही करवानी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट आया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया। ए भागा भागा चला गया कोर्ट के पास। कोर्ट क्या कह रहा है, अब कोर्ट को बोलता कि सर जो ए पर्सन है जिसका क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नुकसान, डैमेजेस हो गए। तो कह रहा है ए पर्सन कि या तो मेरे को क्या चाहिए, कंपनसेशन, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन क्या होगा, कंपनसेशन ले ले भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरा और वीना का क्या हो गया, डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, मेरा ना 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो मैं कोर्ट में जाके बोल रही हूँ कि सर वीना से मेरे को क्या दिलाया जाए, मेरे को 5,000 रुपए दिलाया जाए क्योंकि मेरा नुकसान हो गया है इसकी वजह से। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं बोलूंगी कि सर मैं तो बहुत अमीर हूँ, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए परफॉर्मेंस, कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे को उसका क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, कि जब तक परफॉर्म नहीं करेगा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो इतना चीज क्लियर है कि मतलब हम हाँ, तो मतलब कि आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरा जो मना कर रहे थे उसको फुल करो, आप फुलफिल करो, ये बोलना है ना दीदी। हाँ हाँ हम्म। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट में हम तो ये चीज पढ़कर आए हैं कि भाई नुकसान हो गया हम लोग कंपनसेशन देंगे, ये काम करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। हमने 70 सेक्शंस में यही तो सारा कुछ कवर किया। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि क्या हम लोग क्या कर सके, हम लोग परफॉर्म, भाई क्योंकि आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम रुक जाता है भाई। मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत अच्छा सा, मान लो कि ए और बी, अब ए पर्सन ने क्या देना है इसे, 10 बैग देने हैं राइस के, चावलों के क्या देने हैं, बोरियां देनी है बी पर्सन को। ए पर्सन ने पहले कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कि मैं क्या 1 जनवरी को आप तक 10 बोरियां पहुंचा दूंगा चावलों की। लेकिन इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, कब, 25 दिसंबर को इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता। इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो भाई बी के घर पर 2 जनवरी को क्या था, एक बड़ा सा फंक्शन था। आप एक बात बताओ, आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन है, आपकी इज्जत का सवाल है भाई। अब आपको वो बोल रहा है कि सर पैसे ले लो, कंपनसेशन ले लो, लेकिन मैं आपको चावल नहीं दूंगा। आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत तो चावलों की है, पैसे की थोड़ी है। तो यहाँ पर फिर वो बी पर्सन क्या बोलेगा कि सर नहीं, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मेरे को तो चावल ही चाहिए क्योंकि मेरे को उसी की जरूरत है।
तो इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी पर्सन को, किसी पार्टी को, जो कि एग्रीव्ड पार्टी जिसे कहा जाता है, जिस पार्टी को का नुकसान हो गया, वो कंपनसेशन नहीं ले रहा, वो क्या ले रहा है, वो कहता है कि सर मेरे को परफॉर्मेंस करके दो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इतना की समझ आई ना? इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ आया गया है ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है तो उसका कंपनसेशन भी मिल जाए और कॉन्ट्रैक्ट भी वो करे, मतलब फुलफिल करे, मतलब परफॉर्म करे। ये हाँ। दोनों उसके पास चीजें रहती है कोर्ट में जाके बोलने का, है ना दीदी? हम्म। मतलब उसको ऐसे रिलैक्सेशन मिलेगा, इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया है। यस। हम्म। क्लियर है ना सारे पॉइंट्स? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हाँ। सारी? अब मेरे नोट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर नहीं किया है, तो पहले अभी तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में वो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो जैसा जैसा पॉइंट मैं लिखूंगी वैसा वैसा नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर ये नोट डाउन नहीं किया तो भाई आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये क्या, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, करवा रही हूँ, कुछ नहीं करवा रही हूँ, कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं। क्या कह रहा है पहला? हम्म। कि सर जो जा रहा है कोर्ट के पास, ए पर्सन जा रहा था कोर्ट के पास कि मेरे को परफॉर्मेंस करा के दो, तो कहता कि जो पर्सन कोर्ट के पास जा रहा है वो क्या होना चाहिए? क्लीन हैंड होना चाहिए। पहला पॉइंट ये, क्या होना चाहिए? क्लीन हैंड। कौन? जो कोर्ट के पास जा रहा है। क्लीन हैंड का, एग्री पार्टी ना दीदी? जी हाँ, जी हाँ। देखो अब मैं इसमें एक और चीज बताना चाहती हूँ कि क्लीन हैंड का मतलब ये है कि उसकी कोई गलती ना हो। हिंदी में लिख देती हूँ कि हाँ, उसकी उसके को, हाथ साफ हो। जी हाँ, उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी गलती निकल गई तो आप परफॉर्मेंस कैसे कराओगे भाई? आप रिलीफ कैसे लोगे अगर आपकी ही गलती है? आप टॉट में भी पढ़ते हो रॉन्ग डूअर, पढ़ा होगा आपने उसमें रॉन्ग डूअर अभी तक वर्ड। तो टॉट टॉट नहीं पढ़ा दीदी। पढ़ा ही नहीं है। गलत बात है, कब पढ़? नहीं, हमारे में अभी आया ही नहीं है ना, हमारे में अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। देखो रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर, डूअर का मतलब जो इंसान कर रहा है काम। मान वो जो इंसान काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। मान लो भाई मैं गई कोर्ट के पास भागी भागी, सर इसने, इसकी गलती है, इसने मेरे से, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोर्ट कहेगा भाई तेरी खुद की गलती है। जब मेरी खुद की गलती है तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती। तो पहला पॉइंट क्या है? ये बोलता है कि आपके क्या होने चाहिए? क्लीन हैंड्स होने चाहिए। एक सेकंड वेट करना, मैं दूसरा पॉइंट लिखवाती हूँ। मैं नोट्स खोल लूँ। हम्म, हाँ। दीदी ये जो क्लीन हैंड वाला बोले, मतलब कि मतलब ये इसेंशियल कंडीशन है ना कि आपको रिलीफ कब मिलेगा? जब आप खुद भी सही रहोगे तभी आपको मिलेगा ना, ये हाँ कंडीशन होनी चाहिए ना। हाँ। चलो अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन, अब हैंडराइटिंग गंदी लिख रही हूँ लेकिन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? क्या कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन हैज विड्रॉ, व्हेन अ पर्सन विड्रॉ हिमसेल्फ, यही तो हमने पढ़ा कि जब कोई इंसान क्या कर ले? विड्रॉ कर ले खुद को। विड्रॉ, विड्रॉल फ्रॉम द परफॉर्मेंस, क्या कर ले? अपना परफॉर्मेंस से क्या कर ले? विड्रॉ कर ले ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉमिस से। वही अब अभी जो मैंने एग्जांपल में पढ़ाया वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या पढ़ा रही हूँ? कि भाई जब कोई इंसान क्या कर ले? विड्रॉ कर ले, कह दे कि सर मैं नहीं कर रहा फॉलो, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूंगा परफॉर्म अब। हिमसेल्फ को क्या कर ले? विड्रॉ कर ले किसी पर्टिकुलर प्रॉमिस से। फिर इसके साथ में और आपको क्या याद याद करना है कि और वो क्या कर रहा है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट। मैं प्रॉपर लाइन लिखवा रही हूँ, तो पेपर में जब आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है ना, जब आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जब इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आपको ऐसे ही लिखना है।
क्या होना चाहिए, यहां से स्टार्ट करना, पहले ये वाला पॉइंट करना, मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है और ये वाला पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब कोई पर्सन क्या कर ले, विड्रॉ कर ले खुद को। अब देखो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको मतलब इसमें पता लग रहा होगा कि कोई पर्टिकुलर प्रॉमिस को आप क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। आपको बोल रहे हो कि सर मैं इसे परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, नॉट। विड्रॉ कर लेना मतलब कॉन्ट्रैक्ट से हट जाना ना दीदी। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। फिर क्या होगा, एंटाइटल। एंटाइटल कौन होगा, एग्रीव्ड पार्टी होगी। कौन होगी, एग्रीव्ड पार्टी। जिसका नुकसान हो गया, एग्रीव्ड पार्टी अब क्या करेगी, एग्रीव्ड पार्टी भागी भागी जाएगी क्या लेने के लिए, रिलीफ लेने के लिए। कहाँ जाएगी, कोर्ट के पास ही तो जाएगी। तो बस इस तरीके से हमें चीजों एंटाइटल को, को ही एग्रीड पार्टी बोलते हैं। नो नो नो, तो एग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या है, जिसका नुकसान हो गया। एंटाइटल का और मतलब क्या होता है कि भाई अब उसकी ड्यूटी है, अब उसकी क्या है, मर्जी है। अब वो क्या करेगा, अब वो भागा भागा कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस करा के दो, अच्छा, ठीक है। मतलब कि एग्रीड पार्टी की ड्यूटी है एंटाइटल करने की कि वो कोर्ट जाए। एग्जैक्ट मतलब मैं आपको गूगल से ही बता देती हूँ, एग्जैक्ट आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये हम्म। कहना चाह रही हूँ एंटाइटल कि अब क्या होगा। एक सेकेंड। हाँ, अरे यार, इसमें ये कह रहा है कि अब वो एंटाइटल हो गया, मतलब अब उसकी ड्यूटी हो गई कि अब वो कोर्ट में जाके परफॉर्म कराएगा, बस इतना। अब वो कौन, हाँ, वही वही। हम्म। अनदर पर्सन कौन, एग्रीव्ड पार्टी, जिसका नुकसान हो गया। वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और खुद को रिलीफ करवाएगा कि सर अब मेरे को रिलीफ चाहिए, मेरा नुकसान हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। हम्म। मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ में यही है कि आपको कोई नुकसान हो जाता है तो आप कोर्ट में जाके कंपनसेशन मांगोगे या तो परफॉर्मेंस करो। भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट का देखिए, इसीलिए स्पेसिफिक बना है, बोल दो ना दीदी ये एक्ट। हम्म, अब मैं वही तो आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, ये हम्म। है कंपनसेशन, एक है परफॉर्मेंस। भाई कंपनसेशन तो आप किसी भी एक्ट में ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो, आईपीसी, बीएनएस में, बीएसए में, कहीं पर भी कंपनसेशन लो ले लोगे। परफॉर्मेंस किस में लोगे, सिर्फ एसआरए में ही लोगे, क्लियर है। परफॉर्मेंस आप कब कराओगे, सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही। कंपनसेशन कहाँ, कंपनसेशन तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लोगे, बीएनएस में भी, कहीं किसी भी एक्ट में ले सकते हो। भाई मेरे को कंपनसेशन चाहिए इस एक्ट के उसमें अंडर, तो आपको कंपनसेशन, क्योंकि भाई पैसे की भरपाई तो कोर्ट कराता ही कराता है, लेकिन परफॉर्मेंस कोई कोई करवाने आता है कोर्ट के पास। तो इसलिए परफॉर्मेंस हम कहाँ पढ़ेंगे, रिलीफ के अंदर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। अब इसका पॉइंट भी लिख देती हूँ, क्या पॉइंट है, इन एसआरए 1963, हैंडराइटिंग समझ लेना, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। द पर्सन डज नॉट डज नॉट वांट कंपनसेशन, उसे क्या नहीं चाहिए, उसे कंपनसेशन नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, बट वांट्स रिलीफ ओनली। क्या चाहिए उसे, भाई रिलीफ चाहिए, मेरा जो नुकसान हो गया उसे परफॉर्म कर दो, बस। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, ये थर्ड वाला हाँ, पॉइंट है अब हमारा। रिलीफ मतलब परफॉर्म करो भाई, यही ना। हाँ, ठीक है। अब है फोर्थ वाला पॉइंट। अब कोर्ट कोर्ट का काम क्या होता है, कंपनसेशन दिलाना, परफॉर्मेंस कराना। तो कह रहा है कि अब कोर्ट क्या करवाएगा, अब कोर्ट इसको रिलीफ दिलवाएगा, रिलीफ दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा रिलीफ, कब दिलवाएगा रिलीफ, कब, व्हेन, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, व्हेन। कब दिलवाएगा, ये दिलवाएगा जब, जब कोर्ट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जब कोर्ट को लगेगा कि सर ये जो बात बोल रहा है ना एग्रीव्ड पर्सन, यहाँ आकर बिल्कुल सच बोल रहा है। जब वो सच बोलेगा, कोर्ट सेटिस्फाई होगा, तब वो क्या करवाएगा, आपको रिलीफ दिलवाएगा। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट,
इसे लिखकर बता देती हूँ क्या वही कह दीदी, रहा है। हाथ साफ वाला, हैंड क्लीन वाला ही है ना ये भी, कि आप खुद। नहीं नहीं, उसमें जो जो क्लीन हैंड वाला, उसमें वो बात कर रहा है कि भाई जब आप कोर्ट में जा रहे हो तो आप सच्चे होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर तो हम यहाँ कोर्ट पे की बात, प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट जब सेटिस्फाई होगा वो तभी रिलीफ दिलाएगा। लेकिन उसमें क्लीन हैंड वाले में हमने क्या पढ़ा था, क्लीन हैंड वाले में पढ़ा कि जब आप, इसमें हमने पढ़ा था एग्रीव्ड पर्सन के बारे में कि भाई जिसका जिसका नुकसान हुआ, बट जब वो जा रहा है ना कोर्ट में तो वो क्या करेगा, सच बोलेगा, उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्क इतना है कि इसमें कोर्ट की बात की गई है और इसमें अग्रीव्ड पर्सन की बात की गई है। ठीक है। दीदी फिर कोर्ट में जो एग्री पार्टी है वो सच बोल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट उसकी बात में सेटिस्फाई भी हो जाएगा, क्या, थोड़ा बहुत पता करेगा, इन्फॉर्म मतलब इधर उधर से कि हाँ यार ये सही है, तब वो रिलीफ देगा, यही ना। बिल्कुल सही। ये हमने फोर्थ वाला पॉइंट किया। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में अब मैं लिख देती हूँ फोर्थ वाले पॉइंट को। कोर्ट shall give specific relief only when he is satisfied। he कौन है यहाँ पर, कोर्ट। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ही किसे कह रहा है, ही कह रहा है कोर्ट को, ही इज सेटिस्फाइड। ठीक है। चार चार पॉइंट्स क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हाँ मुझे तो क्लियर है। ठीक है। ये जो हमारा फिफ्थ पॉइंट, ये जो हमारा एसआरए है, ये हमारा डिपेंड रहता है किस पर, इक्विटी और जस्टिस पर। कि भाई इक्वालिटी दिया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, कि किसी के साथ हिंदी में क्या बोलते हैं, अन्याय, अन्याय 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 ना, मतलब वर्ड होता है ना अन्याय, कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं अन्याय करेंगे, अत्याचार। अत्याचार नहीं करेंगे। और न्याय मतलब वो जस्टिस है ना, न्याय करेंगे हम उसके साथ। तो वही कि हम क्या करेंगे, हम्म। जस्टिस और इक्विटी करेंगे। ठीक है। अब हमारा इसमें मेन पॉइंट अब हमारा क्या बनता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिलीफ कॉज एक्शन अराइज हो गया। हाँ बस, पांच हमारे इसमें मेन पॉइंट्स हैं। क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ यही सब इसेंशियल पॉइंट्स है, ये सारे फुलफिल होंगे तो फिर आप मतलब जी आपको हाँ, वो कंप्लीट हो जाएगा परफॉर्मेंस, ये। आपका परफॉर्मेंस होगा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एसेंशियल नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि एसआरए सिर्फ सिविल राइट्स इन्फोर्स कराता है, सिर्फ सिविल, नॉट क्रिमिनल। आप ऐसा ना हो कि पेपर में क्वेश्चन आए कि सिविल और क्रिमिनल, आप पेपर में लिख कर आ रहे हो कि हाँ भाई एसआरए सिविल पर भी होता है क्रिमिनल पर भी होता है, नहीं। यहाँ पर एसआरए के अंदर सिर्फ सिविल राइट्स को ही क्या कराया जाता है, इन्फोर्स कराया जाता है, बस ये लास्ट पॉइंट है। बोलता कि इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, किस पर, पीनल लॉ पर, आईपीसी पर, या किसी भी एनी क्रिमिनल लॉ पर। क्लियर है। जैसे मतलब कि बीएनएस, बीएनएसएस, हाँ, एविडेंस, ये सारे क्रिमिनल लॉ पे नहीं होंगे, नो नहीं होगा। जैसे जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे होंगे। जी हाँ, अब मैं बता देती हूँ, आपको बता देती हूँ। अब इसका भी डिफरेंस बता देती हूँ। एक हमारा हो गया सिविल, दूसरा हो गया हमारा क्रिमिनल। क्रिमिनल में हमारा आएगा बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। देखो जी, बीएसए मैंने शायद आपको नहीं बताया, बीएसए हमारा वो भी होता है, क्रिमिनल भी होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सिविल भी होता है। जो थोड़ा सा सिविल होगा सिर्फ उस पर ही अप्लाई होगा, ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे ही लर्न करना। सिविल हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए प्रॉपर्टी लॉ, टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट हो गया। क्रिमिनल में हमारा एक और आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट का आ जाएगा। ठीक है। और इसमें हमारा जुवेनाइल जस्टिस आ जाएगा, ये भी हमारा क्रिमिनल है। ठीक है। और सिविल में हमारा और क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा।
ये हमारा इसमें हिंदू लॉ आ जाएगा, इसमें हमारा मुस्लिम लॉ भी आ जाएगा। ये बस क्लियर है डिफरेंस कि क्या सिविल है क्या क्रिमिनल है। इस पर अप्लाई नहीं होगा, इस पर अप्लाई होगा, बस सिंपल। ठीक है, हम्म। चलो अब हम नोट से पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही लर्न करना है इसमें, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही करना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, आपको याद होना चाहिए कि 2018 में इसमें क्या किया गया था, रिसेंट अमेंडमेंट किया गया था, मतलब चेंज लाया गया था। लेकिन वो नहीं हमें करने की जरूरत कि क्या चेंज लेकर आया, नहीं। जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपको ईयर पता होना चाहिए, 1963। 1963, ठीक है। अब कंसेंट कब मिली प्रेसिडेंट की, 13 दिसंबर 1963 को। फोर्स में कब आया, 1 मार्च 1964 को। एक्ट नंबर याद होना चाहिए क्या है। बिफोर दिस एक्ट, इससे पहले कौन सा एक्ट था हमारा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का था। 1877 के बाद हमने एक नया एक्ट कब बनाया, 1963 में बनाया। रिसेंट अमेंडमेंट कब हुई है, 2018 में हुई है। कहाँ कब हुई है, 2018 में हुई है। तो क्या बोलते हैं, 1963 में पहले था वो स्पेसिफिक रिलीफ, फिर अभी अमेंडमेंट कर दिए 2018 में, तो अभी पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ को 2018 के अकॉर्डिंग, रिसेंट वाला ना दीदी। नहीं तो नहीं, मेरी बात सुनो। ये है SRA 1963 का ना, इसके अंदर चेंज किया गया ब्रो। इस एक्ट को चेंज अच्छा, नहीं किया गया। पूरा चेंज नहीं किया, जैसे कि बीएनएस आईपीसी को अभी क्या किए, पूरा चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बनाया है ना। हाँ तो हाँ, हाँ जैसे तो प्रॉपर चेंज किया गया है ना, उसका नाम भी चेंज, हाँ सब चेंज। तो हाँ, इसलिए 2023 में। लेकिन भाई इसके बाहर मतलब इसका नाम सेम रहेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बस कुछ वो हम कर। चेंजेस हुए हैं बस, यही ना दीदी, हाँ पूरा नहीं हुआ है। हाँ। कितने सेक्शन है, 44। दो इसमें से रिपील है, मैंने 22 लिखे हैं, दो लिखने हैं, दो रिपील हो चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं इंट्रोडक्शन, रिप- पार्ट नंबर 1। आज हम लोग दो ही सेक्शंस करेंगे, फिर क्लास को हम लोग कंक्लूड करेंगे। सेक्शन नंबर 1। रिपील मतलब दीदी? रिपील का मतलब खत्म हो गया। दो सेक्शंस को हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो खत्म कर दिए गए, मतलब बिल्कुल 44 थे, पहले 46 थे। नहीं नहीं, 44 है। 44 अच्छा है, पढ़ना सिर्फ 42 है। अच्छा, दो को खत्म। जी हाँ। तो उसके यूजेस भी नहीं है फिर ना दीदी? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेरेक्ट अभी खोल के दिखा दूंगी, ठीक है, कि क्या चीज रिपील हो गई है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 1 अभी जो पढ़कर आए, इतना कुछ पढ़कर आए, बस वही लिखा गया है। क्या कहा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अगर अभी ये आपको लर्न ना हो तो कैसे करोगे, तीन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इसको अपोजिट करके लिख दो, 9 6 3 और आगे लगा दो 1। तो ये कुछ लर्न करने की ट्रिक्स होती है, क्योंकि मैथ में मैं बिल्कुल डल हूँ, मेरे को मैथ नहीं आता, तो मैं इस तरीके से लर्न करती हूँ सेक्शंस वगैरह को भी। कब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, होल ऑफ ओवर इंडिया, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। कहते हैं कि भाई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को इन्फोर्स में कब लाया जाएगा, जब हमारी सरकार क्या दे देगी, अपनी कंसेंट दे देगी, अपने ऑफिशियल गैजेट में क्या कर देगी, नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए याद कर लो। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2, जो कि डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट है, 5 डेफिनेशंस है, पांचों की पांचों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ए हमारा बात करता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। बी बा हमारा बात करता है सेटलमेंट के बारे में, ट्रस्ट, ट्रस्टी, और ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगी, ये मत सोचना कि नहीं पढ़ाऊंगी। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब कोई ड्यूटी। ऑब्लिगेशन हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कि भाई आपकी ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, आपकी ड्यूटी है ये करना, ये सारी चीजें। ऐसी कोई ड्यूटी जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ के द्वारा, लॉ के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा नहीं। किसके द्वारा, हमारे कानून के द्वारा। हमारे कानून ने कहा कि भाई आपकी ड्यूटी है, आपको क्या करना है,
इक्वालिटी करनी है, भेदभाव नहीं करना है, लड़कियों को एजुकेशन देनी है। ये क्या है? ये लॉ के द्वारा आपकी ड्यूटी बनाई गई है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑब्लिगेशन को डेराइव थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। मैंने वही बोला ना, मैंने क्या बोला कि ड्यूटी लॉ से आनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक्ट से नहीं आनी चाहिए। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आपकी जो ड्यूटी बन रही है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही बने, बाकी चीजों से भी तो बन सकती है, टॉर्ट से भी बन सकती है भाई, बन सकती है ना। तो जरूरी, कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हमें इसमें करना। नो, क्या आएगा? टॉर्ट भी आ सकता है, हिंदू लॉ भी, मुस्लिम लॉ भी, कुछ भी आ सकता है भाई। क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। इट्स योर ड्यूटी, भाई आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है। तो कहते हैं ऑब्लिगेशन का मतलब सिंपल आपको लर्न करना है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये नहीं लिखना बाय कॉन्ट्रैक्ट, नहीं लिखना। काफी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ जाते हैं तो बाय लॉ बाय लिख। लॉ। हम्म। ऑब्लिगेशन मतलब कि जो इन्फोर्सेबल हो जाएगा कानून द्वारा, वही है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी। जैसे मेरी ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। मेरी ऑब्लिगेशन है आपको पढ़ाना, टीच करना, ये मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी क्या है? बाय लॉ होनी चाहिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट टॉट के द्वारा नहीं होनी चाहिए, बाय लॉ, कानून के द्वारा होनी चाहिए। जैसे अब मैं जज बन गई, ठीक है, अब मैं जज बन जाऊंगी तो मेरी ड्यूटी होगी, मेरी ऑब्लिगेशन होगी लोगों के केसेस को देखना। ठीक है, मैं लोगों के केसेस को देखूंगी, सिविल देखूंगी, क्रिमिनल देखूंगी, डाइवोर्स के केसेस देखूंगी। किसके? कौन मेरे को एनफोर्स करेगा? लॉ ही तो करेगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट हिंदू लॉ थोड़ी मेरे को इन्फोर्स करेगा। अब ऐसे नहीं बोल सकते ना कि क्या बोलते, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट का बस देखूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें सब आ जाएगा, जितने भी सिविल लॉज हैं वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, हम्म। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, है ना दीदी? हाँ, ड्यूटी सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं करना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ ड्यूटी। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना है, चाहे टॉर्ट से हो या कॉन्ट्रैक्ट से हो, या फिर या फिर किसी तीसरे लॉ से हो या तीसरे एक्ट से हो। क्लियर है? हम्म। सेटलमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेटलमेंट करना, जैसे मान लो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे रही हूँ अपनी मर्जी से। हमारे फादर, हमारी मदर हमें प्रॉपर्टी दे रही है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे रही है, अपनी मर्जी से दे रही है। तो कह रहा है सेटलमेंट का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसके अंदर आप लिख रहे हो कि सर ये चीज मैं अपनी क्या दे रही हूँ, इस पर्सन को दे रही हूँ। लेकिन इसके अंदर विल और कॉडिसल नहीं आएगा। इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखो कि विल और कॉडिसल नहीं। इसके अलावा कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं कार दे रही हूँ अपने भाई को, ठीक है, वो भी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे कि ध्यान से, अगर आपने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ करा है तो आपको इसमें वर्ड्स का मतलब पता होगा। वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे ये फादर, लगत। मदर, इनके क्या हो गए बच्चे, ये बेटा वन, ये बेटा टू, सन वन सन टू। तो आप क्या कर रहे हो? आगे से आगे अपने अपने बच्चों को क्या कर रहे हो? दे रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो। चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्लियर है? अगर और अगर ये विल और कोडिसिल मतलब, नहीं होगा, विल मतलब तो करना, और ये कोडिसिल मतलब नो 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 नो, क्या? क्या? मतलब करना थोड़ी होता है। तो बताओ क्या होता। देखो जी, विल का मतलब जब कोई इंसान मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता जाए कि सर मेरी ये इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इन इनको जाएगी, तो कहते हैं विल इंक्लूड नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट में। मान लो मैं जिंदा हूं, मैंने जिंदा रहते अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दी, वो इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ कि सर अगर जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसे दे दी जाएगी? मेरे भाई को दे दी जाएगी, ये मैंने विल बना दी,
तो कहते विल नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जब मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहते रहते मैं प्रॉपर्टी को दे रही हूँ। क्लियर है? तब विल का यूज नहीं होगा। हम्म। का यूज, यार ये वो वाली ताकत वाली विल विल नहीं है। विल वो नहीं है, ताकत वाला विल नहीं है। ये विल एक डॉक्यूमेंट है जब कोई इंसान मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी देता है। ठीक है? लेकिन दीदी जिंदा जिंदा है फिर तब। देखो मेरी बात सुनो, आपने हिंदू लॉ नहीं करा ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। विल, वही तो। सबसे पहली बात, इसका मतलब इच्छा नहीं है। सारे बच्चे सोचते हैं इसका मतलब इच्छा है। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? कोई पर्सन, एनी पर्सन क्या कह रहा है कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरे पास है बहुत सारी प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसे देना चाहता हूँ? अपने बेटे को देना चाहता हूँ, जिसका नाम क्या है? सोहन। इसका नाम, इसके फादर का नाम क्या है? मोहन। ठीक है? मोहन अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन कहता कि भाई अगर मैंने प्रॉपर्टी अभी जिंदा रहते दे दी, ये तो मेरे को घर से बाहर निकाल देगा। तो उसने कहा कि ये देखो जी, ये रहा पेपर, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं कि सर ये रहा मोहन, और मोहन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है अपने बेटे सोहन को। कब? मेरी प्रॉपर्टी कब सोहन को जाएगी? जब मेरी डेथ हो जाएगी, तब। जब मेरी डेथ हो जाएगी, इसे कहा जाता है क्या? विल कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, जो मरने के बाद मिलेगा वही है विल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी लिख दे रहे थे मरने के बाद मिलेगा ऐसा। हाँ, क्लियर तो हुआ? दीदी इसमें ऐसे लिखा रहता है क्या ये विल में 10 साल बाद मिलेगा भले मैं जीते रहूं मरते रहूं, मतलब ऐसे भी लिखा रहता है क्या विल में? क्या क्या या चीज? बोलो। मतलब विल विल है ठीक है, तो उसमें ऐसा भी मेंशन हुआ रहता है क्या कि क्या बोलते हैं अभी मेरा जो बेटा है वो अभी छोटा है माइनर है, लेकिन 18+ का हाँ, हो जाएगा मेरा बेटा, तब मैं इसकी मेरी प्रॉपर्टीज को चली जाएगी, मैं जिंदा भी yes। रहूंगा फिर भी। जिंदा रहने वाला कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है, विल के अंदर, इसलिए इसे विल कहा जाता है। ठीक है? जिंदा रहने वाला कंसेप्ट नहीं है, अच्छा, सिर्फ। मर जाने के बाद ही मिलेगा दीदी हाँ, विल ठीक है। वो होता है। अब मान लो ये मोहन है, ये 200 साल जी गया, और इससे पहले तब इसके बेटे की डेथ हो गई, तो वो तो इस एक वर्ड यूज किया जाता है, रिवर्ट बैक। क्या किया जाता है? रिवर्ट बैक। मान लो कि इसके बेटे की डेथ पहले हो गई, तो ये प्रॉपर्टी वापस किसे? मोहन के पास ही रहेगी, फिर किसी को नहीं जाएगी इसके मरने के बाद। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। टीपीए अभी आपने पढ़ा नहीं, हिंदू लॉ नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन विल का मतलब समझ लो कि जब कोई इंसान मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, सिंपल। ठीक है? उसी को सेटलमेंट बोलते हैं। हाँ। नहीं, विल नहीं है इसके अंदर, विल नहीं है। विल को छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेटलमेंट। क्लियर है? ठीक है दीदी। अगर कोई डाउट रहेगा तो एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है? और रिकॉर्डिसल मतलब? ये रहने दो, अगर ये पढ़ाने लगी तो काफी लंबा जाएगा। अभी इसमें आप पेपर में सिर्फ विल लिख के आना। ठीक है? आपको याद रहेगा कि यहाँ विल क्या होता है। कोडिसल रहने दो। ठीक है? अब है हमारा डिस्पोज्ड ऑफ। देखो, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब समझते हो? खत्म कर देना। जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे रही हूँ, तो वो जो प्रॉपर्टी है मेरे पास से तो खत्म हो रही है, किसके पास जा रही है? दूसरे पर्सन के पास जा रही है। तो आप क्या कर रहे हो? किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, खत्म कर रहे हो अपने पास से, या फिर आप एग्री कर रहे हो, या फिर मैं एग्री करती हूँ कि हाँ भाई आने वाले 2-3 महीनों में मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दूंगी। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। क्लियर है? अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देना तो वही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हाँ, उसे डिस्पोज कहते हैं। क्लियर है? आगे करें? हम्म। हम्म अब बस, अब हम इसका सेट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे,
और इंस्ट्रूमेंट दीदी करेंगे। हाँ दीदी, सेटलमेंट में भी वही ना कि अपनी प्रॉपर्टी मतलब किसी को दे देना, जी जैसे हाँ। एग्जाम्पल, तो हाँ सेटल कर दी उसको दे के। उसमें, हाँ बस उसमें डेथ वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ विल, हाँ विल नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया, सक्सेसिव इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसर और बेनिफिशियरी। मतलब कि जो आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे हो, अपने भाई को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, वो क्या है, आपके सक्सेसिव इंटरेस्ट है। मतलब उनका आपकी प्रॉपर्टी में कहीं ना किसी तरीके से क्या है, इंटरेस्ट है। और वो क्या है, बेनिफिशियरी हैं। मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी, तो आप क्या हो गए फिर, बेनिफिशियरी हो गए। मतलब आपने, आपके पास प्रॉपर्टी आई, मतलब आपको बेनिफिट हो गया, ये कहा गया। ठीक है। और आपने दिया तो सक्सेसर। सक्सेसर हम कहेंगे जब फादर अपने बेटे को दे देता, जब हम अपने जनरेशन, अपने बच्चों को, अपने पड़पोतों को, उन्हें उससे प्रॉपर्टी दे देते, वो सक्सेसर में आ जाएगा। और बच्चे फिर बेनिफिशियर हो जाएंगे ना इसमें। हाँ 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 हाँ, वो बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट मतलब कि जो पेरेंट्स है फिर वो अपने बच्चों को देते हैं, फिर वो अपने बच्चों को देते हैं, वही हाँ ना। हाँ। अब है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, बस। बाकी कल करें, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। दीदी हम लोग सेक्शन 2A और 2B पढ़े ना आज। हाँ हाँ, उसके अलावा भी सी डी रह गया है, बाकी हम कल करेंगे ओके रिकॉर्डिंग। दीदी। ओके दीदी। कोई डाउट है तो पूछ।